नमस्कार बच्चों, आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। अपनी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको आपके हिंदी साहित्य या हिंदी सामान्य कोई भी प्रश्न पत्र है आपका, उसमें जो एक प्रश्न आता है कहानी से संबंधित, उस प्रश्न के विभिन्न प्रकार के अंगों को मैं आज समझाने जा रही हूँ। चाहे तो उन सब अंगों को मिलाकर आपके लिए निबंधात्मक प्रश्न पूछ लिया जाए और या फिर कोई एक लघुत्तरात्मक प्रश्न अलग-अलग पूछ लिया जाए। जैसे कहानी किसे कहते हैं? कहानी की परिभाषा बताइए, कहानी की विशेषताएँ बताइए, कहानी के कितने तत्व होते हैं, कहानी के तत्वों का वर्णन करो, कहानी की शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करो। या तो ये प्रश्न अलग-अलग आ सकते हैं या इन सबको मिलाकर एक निबंधात्मक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो वीडियो में आज जो मैं बताने जा रही हूँ, वो एक पंथ अनेक काज है। मतलब एक ही वीडियो से आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाने वाले हैं। साथ ही साथियों एक बात और ध्यान से सुनिए, बोनस इसमें आपको मिलने वाला है। क्या बोनस मिलने वाला है? ये तो सैद्धांतिक प्रश्न हो गया कहानी पर, लेकिन इस कहानी पर कोई प्रायोगिक प्रश्न भी तो आ सकता है। किसी कहानी का नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है, इस कहानी की कथानक की विशेषताएँ बताइए। या किसी कहानी का नाम देकर आपसे कहा सकता है, इस कहानी के पात्र और चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालिए। इस कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। इस कहानी के देश काल और वातावरण पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आप उस कहानी के इन प्रश्नों को भी इस उत्तर की सहायता से बड़े आराम से दे सकते हैं, क्योंकि कहानी आपको याद है और तरीके आपको इस उत्तर में बताए गए हैं। तो ध्यान से आप इस वीडियो को अंत तक सुनिए और अंत तक सुनकर यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे लिखकर मुझसे अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूंगी। लेकिन अभी आप पूरा वीडियो अंत तक देखें। आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें और आपको मेरी जानकारियां पसंद आती हैं तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके पास आपके परीक्षा प्रश्न पत्रों से संबंधित इसी तरीके के प्रश्नों के उत्तर आपको समय समय पर देती रहूं। तो शुरू करते हैं हम। कहानी का अर्थ, कहानी की परिभाषा, कहानी के तत्व, इनका मतलब विशद और विस्तृत विवेचन मैं आपको समझाती हूँ। कहानी कहानी गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय और मनोरंजक विधा है, क्योंकि अपने अनुभवों को सुनाने की इच्छा आज भी हर एक मनुष्य में एक समान रूप से पाई जाती है। इसी सुनने की इच्छा ने कहने अर्थात कहानी का प्रारंभिक रूप बनाया होगा। मानव ने जिस दिन से भाषा द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति आरंभ की होगी, संभवतः उसी दिन उसने कहानी कहना और सुनना आरंभ कर दिया होगा। प्रारंभ में कहानी में व्यक्ति के अनुभव सीधे सीधे कहे गए होंगे, फिर घटना या अनुभव को बांटने की क्रिया ही कहानी बन गई होगी। कहानी का अर्थ एवं परिभाषा। कहानी कहानी शब्द अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी का समानार्थी है। कहानी का शाब्दिक अर्थ है कहना। इसी रूप में संस्कृत की कथ धातु से कथा शब्द बना, जिसका अर्थ भी कहने के लिए प्रयुक्त होता है। कथ्य एक भाव है जिसे प्रकट करने के लिए कथाकार अपने मस्तिष्क में एक रूपरेखा बनाता है और उसे एक ढांचे में ढालकर प्रस्तुत करता है, वही कथा कहलाती है। इसे गल्प और आख्यायिका भी कहा जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है। प्रेमचंद के अनुसार कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। बाबू गुलाब राय के अनुसार छोटी कहानी एक स्वतःपूर्ण रचना है। अज्ञेय कहानी को जीवन की प्रतिच्छाया मानते हैं तो जैनेन्द्र कुमार निरंतर समाधान पाने की कोशिश करने वाली एक भूख कहते हैं। प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है कि कहानी अर्थात गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग, किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं।
उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण और वृहत रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। वह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। ये जो कहानी और उपन्यास का अंतर है ना, ये आपको कहानी समझने में बहुत सहायता देगा। अच्छे से देखिए किस तरीके से प्रेमचंद ने एक कहानी और उपन्यास का अंतर बताते हुए कहानी का स्वरूप आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी वह गद्य रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग का सर्वांग प्रस्तुतिकरण होता है। कहानी की विशेषताएं। कहानी साहित्य की वह गद्य रचना है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का, हम पढ़ चुके हैं, वर्णन होता है, लेकिन उस पक्ष का कल्पना प्रदान, हृदय स्पर्शी एवं सुरुचिपूर्ण कथात्मक वर्णन होता है। इस आधार पर कहानी की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। सबसे पहली बात, कहानी एक छोटी रचना है, जैसा हमने बाबू गुलाब राय की परिभाषा में देखा। दूसरी, कहानी में प्रवाहान्विति होना बहुत आवश्यक है। तीसरा, यह जीवन के किसी एक पक्ष पर आधारित होती है। चौथी विशेषता, कहानी जीवन की वास्तविकता की कलात्मक अभिव्यक्ति है। चीज वास्तविकता होगी, यथार्थ होगा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में कलात्मकता होगी। कहानी किसी एक प्रेरणा बिंदु का विस्तार होता है जो लक्ष्य पर आधारित होता है। कहानी में तीव्रता और गति आवश्यक है, इसी कारण विद्वानों ने उसे 100 गज की दौड़ कहा है। कहानी में मूल भावना का विस्तार आख्यानात्मक शैली अर्थात कथात्मक शैली में होता है। ये व्यक्ति के मानसिक संघर्ष को प्रतिबिंबित करती है और अंत तक पाठक के मन में कौतूहल बनाए रखती है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार नदी जैसे जल स्रोत की धार है ना, वैसे ही कहानी गद्य का प्रवाह है। तो हमने देखी कहानी किसे कहते हैं, कहानी की परिभाषाएं, और उनके आधार पर हमने कहानी की विशेषताएं निकाली। अब हम देखते हैं कहानी के तत्व, कहानी के प्रमुख तत्व। कहानी की रचना एक कलात्मक विधान है। अभी हम पढ़ के चुके हैं कि जीवन की जो यथार्थता है, जीवन की जो वास्तविकता है, उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति को ही कहानी कहते हैं। तो कहानी की रचना एक कलात्मक विधान है जो अभ्यास और प्रतिभा के द्वारा रूप और आकार ग्रहण करती है तथा रोचकता के साथ वक्ता एवं श्रोता, कहानीकार एवं पाठक के बीच यथोचित संबद्धता बनाए रखती है। कहानी के 6 तत्व होते हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला, कथा वस्तु, जिसे हम कथानक भी कह सकते हैं। दूसरा, कथोपकथन, इन्हें संवाद भी कहा जाता है। तीसरा, चरित्र चित्रण अथवा पात्र योजना। चौथा, देशकाल और वातावरण। पांचवा, भाषा शैली और कथा का शिल्प। छठा, उद्देश्य। और मैं शीर्षक को भी कहानी का एक अनिवार्य उपकरण मानती हूं, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको कहानी की शीर्षक की सार्थकता पर भी अपने विचार बताऊंगी, क्योंकि यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में बहुत प्रमुख रूप से आता है। पहला तत्व हम देखते हैं, कथा वस्तु। क्या है कथा वस्तु? बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस मामले में कि कथा वस्तु क्या है। ध्यान से सुनना, मैं इसको उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट करूंगी कि कथा वस्तु क्या होती है। कहानी के ढांचे को कथानक अथवा कथा वस्तु कहा जाता है। ढांचा, प्रत्येक कहानी के लिए कथा वस्तु का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अभाव में कहानी की रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कथा वस्तु जीवन की भिन्न भिन्न दिशाओं और अनेक अलग अलग क्षेत्रों से ग्रहण की जा सकती है। वो पौराणिक भी हो सकती है, ऐतिहासिक भी हो सकती है, राजनीतिक और सामाजिक भी हो सकती है। कहानीकार इनमें से किसी भी क्षेत्र से कथा वस्तु का चुनाव करता है और उसके ऊपर कहानी की इमारत खड़ी करता है। कथा वस्तु में घटनाओं की अधिकता भी हो सकती है और एक ही घटना पर पूरी कहानी की रचना हो सकती है, लेकिन उसमें कोई ना कोई घटना होगी अवश्य। अब मैं यहाँ आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ कि कथा वस्तु क्या होती है। अब मेरे ख्याल से आप सबने ईदगाह कहानी तो पढ़ी होगी, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। अब देखो उसमें कथा वस्तु क्या है। उसमें कथा वस्तु मतलब पूरी जो कहानी की जो कथा वस्तु है वो एक ऐसे बालक के चारों तरफ घूम रही है जिसका नाम हामिद है, और जो माता पिता विहीन बालक है और उसकी एक दादी है, वो बहुत गरीबी में जीवन जी रही है। ईद आती है और बच्चा भी ईद के मेले में जाने के लिए उत्सुक है। दादी के पास पैसे का अभाव है, लेकिन वो कहीं से इंतजाम करके उसको कुछ पैसे दे देती है कि बच्चा ईदगाह के मेले का आनंद ले सके। बच्चा ईदगाह के मेले में जाता है और वहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ, झूले, खिलौने आदि को देख के थोड़ा सा लालायित भी होता है, लेकिन अपनी इन बाल सुलभ इच्छाओं को वो नियंत्रित करता है और नियंत्रित करके वो अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद लाता है, क्योंकि उसने देखा है कि जब
उसकी दादी रोटियां सेकती है तो उसकी उंगलियां जल जाती है। ये एक ढांचा है, मतलब एक रूपरेखा है, ये कथा वस्तु है। इसके आधार पर प्रेमचंद ने पूरी कहानी रची है। फिर उन्होंने उसके कोई पात्र भी निश्चित कर लिए हैं, कुछ संवाद भी डाल दिए हैं, उसी तरीके का एक वातावरण निश्चित हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो ये जो ढांचा है, इसी ढांचे को कथा वस्तु कहते हैं। जैसे एक उदाहरण और दे देती हूँ आपको। अपने मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी पढ़ी होगी। अब वो उसमें कथा वस्तु क्या है, उसकी जो कथा वस्तु है भारत के विभाजन से ली गई है कि जो मोहम्मद गनी है वो कभी अमृतसर में रहता था, उसका बेटे ने बहुत अच्छा मकान बनाया था, लेकिन भारत का विभाजन हुआ और सांप्रदायिक दंगों के कारण मोहम्मद गनी अमृतसर छोड़ के चला गया, लेकिन उसका बेटा नहीं गया और सांप्रदायिक दंगों में उसका घर वाले, उसके बेटे बहू और मारे जाते हैं, उनका घर भी जला दिया जाता है। और एक बाद में एक घटना और सृजित करता है लेखक कि यहाँ पर एक क्रिकेट मैच हो रहा है और उस मैच को देखने के लिए मोहम्मद गनी पाकिस्तान से यहाँ आया है और मैच देखना तो केवल एक बहाना है, वो तो केवल अपने उस पुराने मकान को देखना चाहता है और अपने पुराने संगी साथियों से मिलना चाहता है, वो तो अपनी उस जन्मभूमि अमृतसर से दो चार होना चाहता है। तो ये है कथा वस्तु और इस कथा वस्तु के आधार पर पूरी कहानी का भवन खड़ा किया जाता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि कथा वस्तु क्या होती है। कहानी में कथानक की 5 दशाएं होती हैं: आरंभ, विकास, कौतूहल, चरम सीमा और अंत। पर यह आवश्यक नहीं है कि हर कहानी में ये पांचों अवस्थाएं हो ही हों। कथानक के कुछ गुण होते हैं जो कहानी को सफल बनाते हैं। कथानक मौलिक होना चाहिए, जिज्ञासा जगाने वाला होना चाहिए, उसकी जो घटनाएं वो आपस में सुगठित होनी चाहिए, आकर्षक और रोचक, संक्षिप्त एवं कथन योग्य होनी चाहिए। साथ ही उसकी जो संरचना है उसमें एक संतुलन दिखाई देना चाहिए। कहानी का जो दूसरा तत्व है वो है पात्र एवं चरित्र चित्रण। कथा वस्तु के बाद चरित्र चित्रण कहानी की अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। कहानी में वर्णित व्यक्ति ही कहानी में चरित्र कहलाता है। जैसा भी मैंने आपको ईदगाह कहानी की बात बताई, तो इसमें हामिद, उसकी दादी, उसके जो साथ के साथी हैं, मोहसिन है, महमूद है, नूर है, ये सब क्या है, ये कहानी के चरित्र हैं और उनके गुण दोषों को बताना ही चरित्र चित्रण कहा जाता है। कि हामिद एक संवेदनशील बच्चा है, उसका अपने परिवार से प्रेम है, दादी एक वात्सल्यमयी महिला है, ये जो गुण दोष बताए गए हैं, ये गुण दोष ही चरित्र चित्रण कहा जाता है। कहानी में कथा वस्तु और चरित्र चित्रण दोनों ही अन्योन्याश्रित होते हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। लेकिन दोनों में यदि हमसे पूछा जाए कि अधिक महत्वपूर्ण कौन है, तो चरित्र चित्रण को अधिक महत्व दिया जाता है। वस्तुतः पात्र कहानी के सजीव संचालक होते हैं। अब मान लो ये ईदगाह कहानी है, यदि इसमें हामिद नहीं होता, दादी नहीं होती, इसमें महमूद नहीं होता, यदि इसमें नूर नहीं होता, मोहसिन नहीं होता, तो कहानी आगे कैसे बढ़ती, मतलब किन के माध्यम से आगे बढ़ती, किन के कंधों पे रख के ही कहानी आगे बढ़ाई जाती है। तो वो जो कंधे हैं ना, वही पात्र होते हैं। तो इस तरीके से जो पात्र हैं वो कहानी के सजीव संचालक होते हैं। पात्रों के माध्यम से एक और कथानक का आरंभ, विकास और अंत होता है और दूसरी ओर हम कहानी में इससे आत्मीयता प्राप्त करते जाते हैं। जैसे हम जब ईदगाह कहानी पढ़ रहे हैं तो हमें हामिद कहीं दूर का नहीं लगता, अपने आसपास का ही कोई ऐसा बच्चा लगता है जो बहुत गरीब है, अभाव में जीवन जी रहा है। हमें दादी को जब हम देखते हैं तो हमें आसपास की कोई ऐसी बेवा औरत दिखती है जो बहुत गरीब है और मुश्किल से अपने माता पिता विहीन जो पोता है उसको पाल रही है। अतः पात्रों को बहुत विश्वसनीय होना चाहिए, रोचक और आकर्षक होना चाहिए। ये ईदगाह कहानी सफल क्यों हुई, क्योंकि इसके जो पात्र हैं वो बिल्कुल हमें विश्वसनीय लग रहे हैं कि हाँ, बच्चों की ऐसी नेचर होती है। जैसे जब जो मोहसिन है और महमूद और नूर वो उसको चिढ़ा रहे हैं, तो हाँ, बच्चों में इस तरीके से एक दूसरे को चिढ़ाने की जो नेचर होती है वो होती है। और हामिद जैसे कैसे, मतलब हमें अविश्वसनीय नहीं लगता हामिद भाई। अभावों में जो बच्चे होते हैं ना, वो वाकई बहुत समय से पहले मैच्योर हो जाते हैं, वो अपनी परिस्थितियों को समझने लगते हैं और छोटी उम्र में ही वो बड़े बड़े समझदारी जैसे काम करने लग जाते हैं। ऐसे हम अपने आसपास देखते हैं। तो जो पात्र हैं वो रोचक हों, आकर्षक हों और उनमें मानव सुलभ गुण होने चाहिए। तीसरा जो तत्व है कहानी का वो है कथोपकथन अथवा संवाद योजना। पात्रों के जो पारस्परिक वार्तालाप होते हैं ना आपस में कहानी में, जो कहानी को गति प्रदान करते हैं, जो कहानी को आगे बढ़ाकर लेके जाते हैं, उसका विकास करते हैं, उनको हम कहते हैं कथोपकथन, यानी कि डायलॉग। जो कहानी के जो पात्र हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये कथोपकथन कहानी में 2 प्रकार का कार्य करते हैं। पहला, पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित करते हैं। दूसरा, कथा की गति को विकसित करते हैं।
पहले जब पुराने समय में कहानी लिखी जाती थी तो संवाद को कहानी का एक अभिन्न अंग माना जाता था, लेकिन अब उसकी अनिवार्यता समाप्त सी हो गई है। ऐसी अनेक कहानियां लिखी गई हैं या लिखी जा रही हैं जिनमें संवाद को एकदम इतना आवश्यक नहीं माना जाता। सारी कहानी वर्णनात्मक और मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिख दी जाती है। फिर भी मानना पड़ेगा कि कहानी में कथोपकथन अथवा संवाद का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। आपने उसने कहा था कहानी पढ़ी है? पढ़ी है ना? याद है आपको? तो उसने कहा था कहानी का केवल एक डायलॉग तेरी कुड़माई हो गई, पूरी कहानी की पहचान है। पूरी कहानी की पहचान यही है। ये देश काल और पात्रों के अनुरूप होने चाहिए। जो संवाद है, मतलब मान लो जैसे पंजाबी यदि पात्र है तो फिर वो पंजाबी भाषा ही बोलेगा, है ना। जैसे आप ले लीजिए, उसने कहा था कहानी के उदाहरण, है ना। वो जो अमृतसर की बात हो रही है तो फिर अमृतसर के लोग जैसे पंजाब के रहने वाले हैं तो वो पंजाबी भाषा में बात करेंगे। अनपढ़ कोई पात्र है तो वो अनपढ़ की तरह बोले, शिक्षित पात्र है शिक्षित व्यक्तियों की तरह बोले। इसी तरह बालक, वृद्ध और युवा के संवादों में भी भिन्नता होनी चाहिए। मतलब यह है कि पात्र विशेष की स्थिति के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। संवाद स्वाभाविक होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, उपयुक्त हो एवं कलात्मक हो और कहानी को गति प्रदान करने वाले होने चाहिए। चौथा जो तत्व है कहानी का वो है देशकाल एवं वातावरण। यही देशकाल वातावरण तो आधार है जिस पर कहानी का सारा कार्यकलाप होता है। इसलिए देशकाल या वातावरण को कहानी का मेरुदंड माना जाता है। सामान्यतः वातावरण 3 प्रकार का होता है कहानियों में। पहला, पाठक की इंद्रियों को प्रभावित करने वाला, है ना। जैसे ईदगाह कहानी आपने पढ़ी। अब ईदगाह में जो ईदगाह मेले का जो वर्णन किया, जो वातावरण है वो क्या कर रहा है? वो हामिद की इंद्रियों को प्रभावित कर रहा है, लुभा रहा है कि मिठाई खा लूँ, कि झूला झूल लूँ, कि खिलौना खरीद लूँ। सौंदर्य वृत्ति को तृप्त करने वाला, जैसे किसी कहानी में प्राकृतिक चित्रण हो रहा है तो उस प्राकृतिक का जो सौंदर्य है, फूलों का जो खिलना है, हवाओं का जो चलना है, वो हमारी सौंदर्य वृत्ति को तृप्त कर रही है। पाठक में सच्ची सहानुभूति को जागृत करने वाला ऐसा वातावरण होना चाहिए कि जैसे मान लो अब ईदगाह अपन जो कहानी देख रहे हैं तो उसमें क्या है, मतलब उस गांव का, उसके मोहल्ले का बिल्कुल ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया है लेखक प्रेमचंद ने कि हमारे मन में हामिद और उसकी दादी के प्रति सहजी एक सहानुभूति जागृत हो जाती है कि वो कितनी गरीब है। आसपास के लोग सुविधा संपन्न पर वो बहुत गरीब है और उसके बेटे और बहू भी नहीं है। उनके पास केवल एक ही बेटा है, जैसे तैसे वो मजदूरी करके अपने बेटे को पाल रही है। तो इस तरीके से जो वातावरण है वो कहानी को सजीवता प्रदान करते हैं। एक श्रेष्ठ कहानी में तीनों प्रकार के वातावरण का समन्वय होना आवश्यक होता है। कहानी देश काल की उपज होती है, इसलिए हर देश की कहानी, ध्यान रखिए, हर देश की कहानी दूसरे देशों से भिन्न होती है। भारत में यदि भारत की कहानी है तो यहाँ भारत का वातावरण बताया जाएगा। जैसा उसने कहा था कहानी है तो आप क्या देख रहे हैं, भारत के लोग हैं तो भारत जैसी बात हो रही है, लेकिन युद्ध हो कहाँ रहा है? युद्ध हो रहा है जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर। तो उन्होंने जर्मनी और फ्रांस की जो वातावरण है वो भी उस कहानी में प्रस्तुत किया है। तो जहाँ की कहानी होती है, जिस प्रदेश की, जिस क्षेत्र की जो कहानी होती है, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, रूढ़ी और संस्कार का प्रभाव स्वाभाविक रूप से उस कहानी पर पड़ता ही पड़ता है। इस प्रकार कहानी में देशकाल और वातावरण वह तत्व है जो कहानी के सौंदर्य में ही वृद्धि नहीं करता, ध्यान रखिए, परंतु पाठक को निरंतर अपनी ओर आकर्षित और प्रेरित करता रहता है। भाषा शैली, भाषा कहानी का 5वां मूल तत्व है। भाषा वस्तुतः भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, अतः भाषा के लिए आवश्यक है कि वह सहज और सरल और बोधगम्य हो। मतलब हम कहानी पढ़ रहे हैं या तो मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं हम कहानी, या उससे हम कुछ शिक्षा भी लेना चाह रहे हैं, तो यदि उसकी भाषा सरल और सहज नहीं होगी तो हम वो कहानी पढ़ेंगे ही नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो फिर कहानीकार का लिखने का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। तो भाषा विषय के अनुकूल हो, जिस विषय को, जैसे मान लो युद्ध की कोई कहानी है तो उसमें उसी तरीके की भाषा यूज में ली जाएगी। रसात्मकता हो, ओज और माधुर्य गुण से परिपूर्ण होनी चाहिए। उसमें आवश्यकता अनुसार व्यंग एवं हास्य का पुट भी होना चाहिए कि बीच बीच में वो जो श्रोता हैं और जो कहानी को पढ़ रहे हैं पाठक, उनमें गुदगुदी होती रहे, उनका मनोरंजन होता रहे, वो बोर ना हो। मुहावरे और कहावतों के प्रयोग से भाषा में केवल सशक्ता और प्राणवत्ता नहीं आती है, बल्कि साथ ही साथ वो भाषा को बहुत ही लाक्षणिक बना देते हैं। कहानी की शैली तो लेखक की स्वाभाविक प्रतिच्छवि होती है। मतलब हर कहानीकार का अपना एक स्टाइल होता है और उसकी स्टाइल को देख के हम कह देते हैं कि ये कहानी तो
इसी लेखक ने लिखी होगी, क्योंकि उसका अपना एक स्टाइल है। जैसे होता नहीं है कि बाल काटने का स्टाइल है, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल है, ऐसे ही कथाकार का लिखने का स्टाइल होता है। सबका अपना अपना स्टाइल होता है। शैली ही कथाकार के व्यक्तित्व और अस्तित्व का परिचय देती है। हर कलाकार की शैली और उसका स्तर अलग अलग कोटि का होता है। शैली से भी कभी कभी कलाकार को पहचाना जाता है, कभी कभी नहीं, मैं तो कहूँगी हर समय पहचाना जाता है। जैसे जैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों का वर्णन देखते हैं, हमें लग जाता है ये प्रेमचंद की कहानी है। बाबू गुलजार राय के शब्दों में शैली का संबंध कहानी के किसी एक तत्व से नहीं वरन सब तत्वों से है, तथा उसकी अच्छाई एवं बुराई का प्रभाव संपूर्ण कहानी पर पड़ता है। अतः प्रस्तुतिकरण के ढंग में कलात्मकता लाने के लिए कहानी को अलग अलग शैली से सजाया जाता है। यानी कि एक ही कहानी में कई तरीके की शैलियां काम में लाई जा सकती हैं। जैसे हम ईदगाह कहानी को ही उठा लें तो देखो, उसमें मनोविश्लेषणात्मक शैली भी है, उसमें संवादात्मकता भी है, आपस में बातचीत भी वो कर रहे हैं पात्र, उसमें वर्णनात्मकता भी है। लेखक ने बहुत सारी चीज़ों का वहाँ वर्णन किया है, जैसे बाजार का वर्णन किया है, मेले का वर्णन किया है, तो वर्णनात्मकता भी है। तो ऐसे एक कहानी में कई प्रकार की आवश्यकता अनुसार शैलियों का प्रयोग किया जा सकता है। उद्देश्य, हम बिना उद्देश्य के तो जीवन तक नहीं जीना चाहते, तो कहानी की रचना बिना उद्देश्य के कैसे हो सकती है? और सच तो यह है कि साहित्य की किसी भी विधा की रचना बिना उद्देश्य के नहीं होती। अतः यह कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। कहानीकार का कोई ना कोई प्रयोजन हर कहानी के पीछे, उसकी रचना के पीछे रहता ही रहता है। पहले कहानी का उद्देश्य उपदेश देना हुआ करता था या मनोरंजन करना माना जाता था, पर आज इसके उद्देश्य बदल गए। आज इसका लक्ष्य मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना है, क्योंकि कहानी का मानव मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः इसका उद्देश्य सदैव सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि कहानी हमें रुचिपूर्ण, हमें रोचक लगती है, आकर्षक लगती है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो एक विधा है वो कहानी है, हम उसे सुनना चाहते हैं, बच्चे बड़े चाव से कहानी सुनते हैं। इसलिए कहानी लिखते समय कहानीकार को ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि वो अपने कहानी के माध्यम से क्या संदेश दे रहा है, क्या प्रेरणा देना चाहता है और क्या मानवीय मूल्य इस नव पीढ़ी में प्रस्थापित करना चाहता है। जैसे मान लो ईदगाह कहानी है, तो उसका एक उद्देश्य लेके चला है लेखक। क्या उद्देश्य लेके चला है कि वो उसने ये बताया है कि बाल मनोविज्ञान, कि बच्चों का क्या मनोविज्ञान होता है, बच्चों की क्या आदतें होती हैं, किस तरीके से बच्चे एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। और साथ ही उसने एक चीज़, जो मुख्य चीज़ इस कहानी में बतानी चाहिए, वो ये बतानी चाहिए कि ये जो अभाव होते हैं ना, वो असमय ही बच्चों को मैच्योर कर देते हैं। कितने समझदार हो जाते हैं, कैसे प्रौढ़ हो जाते हैं वो बच्चे जो अभावों में पलते हैं। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा शान शौकत में, धन दौलत के साथ पलते हैं ना, उनको परिवार से इतना प्रेम नहीं होता, वो इतने संवेदनशील नहीं होते। तो इस कहानी में बालक की संवेदनशीलता और उस बच्चे का परिवार के प्रति प्रेम और असमय ही मैच्योर हो जाना, ये बताना, अभावों के कारण ये बताना इस कहानी का उद्देश्य रहा है। तो कहानी का उद्देश्य कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए सकारात्मक, जो जनता है, जो बालक है, जो पाठक है, वो उससे कुछ ना कुछ लेकर ही बैठे। शीर्षक की सार्थकता के बारे में भी मैं यहाँ विचार प्रकट करना चाहूँगी कि कहानी में शीर्षक का अपना एक विशिष्ट महत्व है। ये कहानी का न केवल प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण उपकरण है, अपितु ये कहानी का दर्पण है। शीर्षक को देख के हम कहानी का बहुत कुछ अंदाज लगा लेते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया होगा। कहानी अच्छी है अथवा बुरी, इसका भी बहुत कुछ अंकन शीर्षक पर ही निर्भर है। इसलिए ध्यान रखें कि जब शीर्षक वो उसका बनाए कहानी का, तो शीर्षक लिखने से पहले ध्यान रखें शीर्षक आपका कितना संक्षिप्त होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और कथा वस्तु से संबंधित होना चाहिए। कभी कभी शीर्षक आपका लाक्षणिक हो सकता है, प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन जैसे वो कहानी को